ये छात्र छात्राओं कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। आज मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण पर चर्चा करेंगे। बच्चों, लगभग 3 शताब्दियों के उत्थान के पश्चात शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य अशोक की मृत्यु के पश्चात विघटित होने लगा और अंततोगत्वा विघटन की यह गति 184 ईसा पूर्व के लगभग मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट बृहदत्त को उसके अपने ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या कर इस विशाल साम्राज्य का अंत कर दिया। मौर्य साम्राज्य के पतन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है। फिर भी इसे हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत बांटकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों में पहला, अयोग्य तथा निर्बल उत्तराधिकारी। दूसरा, प्रशासन का अतिशय केंद्रीयकरण। तीसरा, राष्ट्रीय चेतना का अभाव। प्रांतीय शासकों के अत्याचार, करों की अधिकता तथा अशोक के उत्तरदायित्व मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण या उसके उत्तरदायी परिस्थितियां जिम्मेवार थी। मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण कारण में अयोग्य तथा निर्बल शासक का होना था। मौर्य साम्राज्य के पतन का तात्कालिक कारण यह था कि अशोक की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी अत्यंत अयोग्य तथा निर्बल साबित हुए। उनमें शासन के संगठन और शासन को संचालन करने की योग्यता का अभाव था। अशोक के पश्चात जो भी मौर्य शासक हुए वे उनमें से कोई भी इतना सक्षम नहीं था कि वह समस्त राज्यों को एक छत्र शासन व्यवस्था के अंतर्गत संगठित करता। विभाजन की यह स्थिति यवनों का सामना संगठित रूप से नहीं कर सका और मौर्य साम्राज्य का पतन असंभावी बना दिया। अब हम मौर्य साम्राज्य के पतन के दूसरे कारण, प्रशासन का अतिशय केंद्रीकरण पर चर्चा करेंगे। मौर्य साम्राज्य में सारे महत्वपूर्ण कार्य राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होते थे। उसे वरिष्ठ पदाधिकारियों की नियुक्ति का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता था। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी राजा के व्यक्तिगत कर्मचारी होते थे और उनकी भक्ति भावना राष्ट्र अथवा राज्य के प्रति न होकर राज्य के प्रति ही होती थी। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई स्थान नहीं मिला था और सामान्य नागरिक सदा नियंत्रण में रहते थे।
राज्य व्यक्ति के न केवल सार्वजनिक अपितु पारिवारिक जीवन में भी हस्तक्षेप किया करता था और वही नौकरशाही के अत्याचार के लिए पर्याप्त गुंजाइश थी। ऐसी व्यवस्था में शासन की सफलता पूरी तरह सम्राट की व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करती थी। लेकिन अशोक की मृत्यु के पश्चात उसके निर्बल उत्तराधिकारियों के काल में केंद्रीय नियंत्रण कमजोर व शिथिल पड़ गया। ऐसी स्थिति में साम्राज्य के पदाधिकारी मौर्य सम्राट के स्वयं के लिए घातक हुए और साम्राज्य का विकेंद्रीकरण होना स्वाभाविक हो गया। अब हम लोग मौर्य साम्राज्य के पतन के तीसरा कारण राष्ट्रीय चेतना का अभाव पर प्रकाश डालेंगे। मौर्य युग में राज्य अथवा राष्ट्र का सरकार के ऊपर अस्तित्व नहीं था। राज्य का सरकार के ऊपर कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं समझा गया था। राजनीतिक दृष्टि से भी राष्ट्रीय एकता की भावना मौर्य युग में नहीं थी। मौर्य साम्राज्य के लोगों में न कोई मूलभूत राष्ट्रीय एकता थी, जिसके कारण राजनीतिक विकेंद्रीकरण प्रारंभ हो गया और जो अंततः मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में प्रांतीय शासकों के अत्याचार प्रमुख भूमिका निभाई। मौर्य युग में साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों में प्रांतीय पदाधिकारियों के जनता पर अत्याचार हुआ करते थे। इससे जनता मौर्यों के शासन के विरुद्ध हो गई। दिव्यावदान में इस प्रकार के अत्याचारों का हमें वर्णन भी मिलता है। पहला विद्रोह तक्षशिला में बिंदुसार के काल में हुआ था तथा उसने अशोक को इसे दबाने के लिए भेजा। अशोक के वहां पहुंचने पर तक्षशिला वासियों ने उससे बताया कि न तो हम राजकुमार के विरोधी हैं और न राजा बिंदुसार के, किंतु दुष्ट अमात्य या मंत्री हम लोगों का अपमान करते हैं। इस प्रकार के अत्याचार अन्य प्रदेशों में भी हुए होंगे। लगता है कि कलिंग में भी प्रांतीय पदाधिकारियों के दुर्व्यवहार से जनता दुखी थी। परवर्ती मौर्य शासकों में शालिशुक भी अत्याचारी कहा गया है। इन सब के फलस्वरूप जनता मौर्य शासन से घृणा करने लगी तथा निर्बल राजाओं के काल में मौर्य साम्राज्य के कई प्रांतों में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर ली, जो अंततः मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण बना। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में मौर्य सम्राट द्वारा ली जाने वाली करों की अधिकता भी बहुत हद तक जिम्मेवार है। अशोक की मृत्यु के पश्चात परवर्ती मौर्य शासकों के शासनकाल में देश की आर्थिक स्थिति संकटग्रस्त हो गई, जिसके फलस्वरूप मौर्य शासकों ने अनावश्यक उपायों द्वारा करों का संग्रह किया। उन्होंने अभिनेताओं तथा गणिकाओं अर्थात वेश्याओं तक पर कर लगाए। पतंजलि ने लिखा है कि शासन अपना कोष भरने के लिए जनता की धार्मिक भावना जागृत करके धन संग्रह किया करते थे। वे छोटी छोटी मूर्तियां बनाकर जनता के बीच बिकवाते थे तथा उससे धन कमाते थे। मौर्यों के पास एक अत्यंत विशाल सेना तथा अधिकारियों का बहुत बड़ा वर्ग था।
सेना के रखरखाव एवं अधिकारियों को वेतन आदि देने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता थी। यह जनता पर भारी कर लगाकर ही प्राप्त किया जा सकता था। यदि इन्हें वस्तुतः लिया जाता हो तो अवश्य ही जनता का निर्वाह कठिन हो गया होगा। अतः इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि करों के भार से बोझिल जनता ने मौर्य शासकों को कमजोर पाकर उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया हो और यह जन असंतोष साम्राज्य की एकता और स्थायित्व के लिए घातक सिद्ध हुआ हो। कुछ विद्वानों का यह भी विचार है कि अशोक द्वारा बौद्ध संघों को अत्यधिक धन दान में दिया गया, जिससे राजकीय कोष खाली हो गया और इसकी पूर्ति के लिए परवर्ती शासकों ने तरह तरह के उपायों द्वारा जनता से कर वसूल किए, जिसके परिणाम स्वरूप जनता का जीवन कष्टमय हो गया और मौर्यकालीन जनताओं ने परवर्ती कमजोर शासकों के विरुद्ध संघर्ष कर दिया, जो अंततः मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। तो बच्चों, आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों में अयोग्य तथा निर्बल उत्तराधिकारी, प्रशासन का अतिशय केंद्रीयकरण, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, प्रांतीय शासकों के अत्याचार तथा करों की अधिकता जैसे प्रमुख कारणों पर प्रकाश डाला। कल हम लोग मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक के उत्तरदायित्व पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।